ये कहानी है हमारी सैनिकों के बलिदान की। 15 अगस्त से पहले एक रात का समय था। सीमा के इस हिस्से में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर तक फैली बंजर जमीन, कांटेदार तारों की लंबी कतार और बीच बीच में लगे ऊंचे वॉच टावर, सब कुछ सुनसान था। लॉन्स नायक अजय राणा अपनी गश्ती ड्यूटी पर था। उसकी पोस्ट का नाम था चौकी 51, जो एलओसी से महज कुछ 100 मीटर दूर थी। यहाँ जवानों की तैनाती सिर्फ एक कारण से होती थी, दुश्मनों की हलचल पर नज़र रखना। अजय के कंधे पर INSAS राइफल लटकी थी, पीठ पर 10 किलो का बैग और दिलों में अपने गांव की यादें। कल 15 अगस्त था और यहीं से सुबह झंडा फहराया जाना था। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। पिछले हफ्ते से हर रात ठीक 2:15 पर चौकी के वायरलेस सेट में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। वो आ रहा है, झंडे के नीचे खून बहना चाहिए। ये आवाज़ कभी साफ सुनाई देती, कभी सिर्फ टूटी फूटी, लेकिन हर बार जवानों की रगों में सिहरन दौड़ा देती। रेडियो ऑपरेटर ने इसे सिग्नल इंटरफेरेंस समझकर अनदेखा कर दिया था, मगर अजय को यकीन था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आज रात गश्त के दौरान अजय की नज़र पोस्ट के ठीक सामने लगे तिरंगे पर पड़ी। हवा में लहराता वो झंडा चांदनी में भी चमक रहा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी परछाई तारों के पार पाकिस्तान की तरफ लंबी होती जा रही है। अजय ने पलकें झपकाई और परछाई गायब हो गई। शायद थकान है, उसने खुद से कहा, मगर मन के भीतर कहीं डर की एक पतली रेखा खिंच चुकी थी। अजय ने अपनी राइफल को कंधे से कसकर पकड़ा और वॉच टावर की सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने नाइट विजन बाइनाकुलर से दुश्मन के इलाके को देखा। सब कुछ सामान्य था, कोई हलचल नहीं। लेकिन तभी बाइनाकुलर की हर स्क्रीन पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो आकृति तिरंगे की दिशा में नहीं, बल्कि पोस्ट के पीछे खड़ी थी। अजय ने तुरंत बाइनाकुलर हटाया और पलट कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा था। ये मुमकिन नहीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जम गई, जबकि ठंडी हवाएं चल रही थी। वायरलेस सेट पर अचानक क्रैकलिंग हुई और वही फुसफुसाहट गूंजी। वो आ गया, झंडे के नीचे खून। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जवाब देने की कोशिश की, कौन बोल रहा है? मगर आवाज़ ख़त्म हो गई। चौकी 51 पर तैनात जवान अक्सर खाली समय में अपनी डायरियाँ लिखते थे। अजय भी पिछले 3 महीने से नोट्स लिख रहा था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसके पन्नों में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी थी, काली स्याही से बना हुआ तिरंगे के नीचे खड़ा एक साया। ये स्केच अजय ने कई बार अनजाने में बना दिया था, जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर ये चित्र बनवा रहा हो। उस रात 1:55 पर अजय ने अपनी ड्यूटी शिफ्ट ख़त्म की और सोने की कोशिश की, लेकिन कमरे में तिरंगे की परछाई सीलिंग पर हिलती दिखी। उसने खिड़की से बाहर झांका। झंडा तो स्थिर था, हवा नहीं चल रही थी, तो फिर ये परछाई हिल क्यों रही थी? 15 अगस्त की सुबह चौकी पर झंडा रोहन होना था। कमांडिंग ऑफिसर मेजर ठाकुर खुद आए थे। कभी जवान एक कतार में खड़े थे। राष्ट्रगान की धुन गूंजी और अजय ने देखा, जब झंडा फहराया गया, उसकी छांव में खड़े सभी जवानों की परछाई सामान्य थी, सिवाय एक के। एक परछाई जो किसी भी इंसान से जुड़ी नहीं थी, बाकी से लंबी और गहरी थी, और धीरे धीरे जमीन में उठकर झंडे के कपड़े में समा गई। अजय ने यह सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं। रात को 2:15 पर फिर से वायरलेस पर फुसफुसाहट आई, आज रात झंडे के नीचे तुम्हारा खून। इस बार अजय ने सीधा हथियार उठाया और झंडे के पास पहुंचा। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन झंडा हवा के विपरीत दिशा में हिल रहा था। अचानक जमीन से काला धुआं उठने लगा और उसी से एक लंबा बिना चेहरे वाला साया निकला। उसके हाथ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अजय की ओर बढ़ रहा था। अजय ने गोलियां चलाई, धड़ाम धड़ाम, लेकिन गोलियां उसके आर पार निकल गई। अजय ने एक के बाद एक 6 गोलियां दागी, लेकिन हर बार वही नतीजा। गोलियां एक साए के आर पार निकल जाती
जैसे वो कोई ठोस चीज हो ही नहीं। साया बिल्कुल खामोशी से आगे बढ़ रहा था। उसका आकार बढ़ने लगा। अब वो अजय से दुगना ऊंचा हो चुका था। उसके चेहरे की जगह सिर्फ एक अंधेरा था, लेकिन अजय को महसूस हुआ जैसे कोई बेहद ठंडी घृणित निगाहें उसे भेद रही हैं। अजय पीछे हटते हुए झंडे के पोल से टकरा गया। साया अब इतना नजदीक था कि उसकी छाया अजय के बूट पर चढ़ने लगी, जैसे काला पानी फैल रहा हो। वायरलेस फिर से क्रैकर करने लगा। तुम्हारा खून झंडे के लिए नहीं, झंडे के नीचे बहे। अजय को एहसास हो गया, ये कोई दुश्मन देश का सैनिक नहीं, ये कुछ और ही है। अजय ने भागकर चौकी की इमारत में प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका साथी सिपाही रमेश, जो ड्यूटी पर था, घबरा कर बोला, क्या हुआ? ऐसे भागते क्यों आ रहे हो? अजय ने पूरी बात बताई, लेकिन रमेश के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक बेचैनी थी। भाई, ये पहली बार नहीं है। फिर उसने एक पुरानी डायरी निकाली। ये डायरी मेरे चाचा की है, जो 1971 की जंग में यहीं तैनात थे। डायरी के पन्नों में वही बातें लिखी थी। हर 15 अगस्त से पहले आधी रात को एक काला साया चौकी पर आता, और अगर उसके रास्ते में कोई खड़ा हो तो अगली सुबह वो जवान जिंदा नहीं मिलता। रमेश ने कहा, मेरे चाचा भी 15 अगस्त 1972 की सुबह लापता हो गए थे। सिर्फ उनके राइफल और बूट झंडे के पास मिले थे। रात के 3 बजने में 1 मिनट बाकी था। अजय और रमेश दोनों हथियार लेकर बाहर निकले। झंडा शिथिल था, लेकिन उसके नीचे जमीन पर एक गहरा धब्बा था, जैसे पुराना सूखा खून हो। अचानक बिना हवा के झोंके के झंडा तेजी से फड़फड़ाने लगा, और उसी समय अंधेरे से वो साया फिर निकला। इस बार उसके पीछे दर्जनों छोटे छोटे साए थे, मानो कोई फौज हो। रमेश ने चिल्लाकर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन नतीजा वही। साए उनके चारों ओर घूमने लगे, जैसे घेरा डाल रहे हों। अजय को लगा जैसे उसकी सांस भारी हो रही है, कानों में फुसफुसाहट गूंज रही है। ये जमीन हमारे खून से सींची गई थी, अब तुम्हारा खून इसे पोसेगा। अजय को याद आया, एक बार मेजर ठाकुर ने कहा था कि ये चौकी एक पुराने युद्ध स्थल पर बनी है, जहाँ सैकड़ों जवान मारे गए थे, लेकिन उनके शव कभी वापस नहीं लाए गए। शायद ये वही आत्माएं थी जो मान रही थी कि उनका बलिदान भुला दिया गया है। अजय ने झट से अपनी जेब से एक छोटे से तिरंगे की प्राकृति निकाली और जमीन पर गाड़ दी। वो ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारा खून व्यर्थ नहीं गया, ये जमीन, ये झंडा तुम्हारी याद में है। साए एक पल के लिए रुक गए। उनके आकार छोटे होने लगे, लेकिन मुख्य साया वहीं खड़ा रहा और बोला, तो साबित करो अपने खून से। साया एकदम सामने था। अजय और रमेश दोनों की सांसें तेज चल रही थी। रमेश ने धीरे से फुसफुसाया, ये रुकने वाला नहीं है, या तो ये हमें ले जाएगा या हम इसे रोकेंगे। अजय ने अपनी राइफल की मैगजीन बदली और पूरी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। अगर तुझे खून चाहिए तो पहले मेरी गोलियों से गुजरना होगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, राइफल जाम हो गई। साया धीरे धीरे झंडे के नीचे आ गया और वहीं खड़ा होकर फैलने लगा, मानो जमीन में घुसकर कुछ खोज रहा हो। अचानक उसने अपने हाथ जैसा कुछ बढ़ाकर अजय की टांग पकड़ ली। एक बर्फ जैसी ठंडी लहर अजय के पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह सुन सकता था, तेरा खून मेरी मिट्टी में। ठीक उसी पल दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, ढोल की थाप और किसी के गाने की धीमी गूंज। रमेश चिल्लाया, ये फौजी मार्च का गाना है, मेरे चाचा गाते थे। आवाज़ पास आती गई और हवा में एक अनोखी गंध भर गई, जैसे बारूद और मिट्टी का मिश्रण। अजय ने देखा, धुंध में सैनिकों जैसी आकृतियां आ रही थी, पर उनके चेहरे पुराने जमाने के यूनिफॉर्म में लिपटे थे, आंखों में खोखलापन। ये मुख्य साए के सामने आकर रुक गए। उनमें से एक ने भारी आवाज़ में कहा, ये हमारी चौकी है, हमारे बाद के जवानों का खून यहाँ नहीं गिरेगा। साया जैसे गुस्से में काँप उठा और उसने अपने चारों ओर का अंधेरा और फैलाना शुरू कर दिया। रात का समय 4:05। साया अब इतना बड़ा हो चुका था कि वॉच टावर की ऊंचाई तक पहुंच गया।
हवा में धूल, धुंध और बारूद की गंध घुल गई। अजय और रमेश ने पुराने सैनिकों की आकृति के साथ मिलकर एक घेरे में झंडे को घेर लिया। अजय ने अपनी कमर से हैंड ग्रेनेड निकाला और बोला, अगर ये झंडे तक पहुंचा तो हम सब खत्म। साया एक भयानक चीख के साथ झपट पड़ा। अजय ने ग्रेनेड का पिन खींचा और सीधा साये के दिल में फेंका। धमाका हुआ। हवा में आग और धूल भर गई और एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया। 15 अगस्त की सुबह की पहली किरण जब चौकी पर पड़ी तो झंडा अपनी जगह मजबूती से लहरा रहा था। अजय और रमेश दोनों थके, घायल लेकिन जिंदा थे। साये का कोई निशान नहीं था, सिर्फ जमीन पर एक गहरा जला हुआ गोल निशान और उसके चारों ओर पुराने बूटों के निशान जो धीरे धीरे मिट्टी में समा गए। मेजर ठाकुर ने आते ही पूछा, रात सब ठीक रहा? अजय ने बस इतना कहा, जी सर, झंडा सुरक्षित है। लेकिन उसकी नज़र उस पल चुके गोल निशान पर टिकी थी। उसको क्योंकि उसे पता था ये कहानी यही ख़त्म नहीं हुई थी। 2 हफ्ते बाद अजय को पोस्ट से छुट्टी मिली। घर जाने से पहले उसने अपनी आखिरी डायरी का पन्ना लिखा। 15 अगस्त की रात हमने एक ऐसे दुश्मन से लड़ाई लड़ी जिसे गोलियों से नहीं मारा जा सकता था। वो हमारे ही शहीदों का साया था जो अपने खून का सम्मान चाहते थे। हमने उसे सम्मान दिया, लेकिन वो अभी भी यहाँ है। अगले 15 अगस्त को कोई और उसकी परीक्षा देगा। जय हिंद।